हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है देव एक्सीलरेटर। देवएक्स के नाम से इसको लोग जानते हैं। इसका लोगो इसी तरीके से डिजाइंड है, ये राइट। अब इसका जो आईपीओ है वो 10 से 12 सितंबर के बीच में खुलने वाला है। 61 का इन्होंने अपर बैंड सेट किया है। 235 का साइज मतलब लॉट साइज है आईपीओ के अंदर में। और यहाँ पे 143 करोड़ रुपीज ये कंपनी उठाना चाह रही है और पूरी जो वैल्यू लगा रही है खुद की वो लगभग यहाँ पे 550 करोड़ रुपए के आसपास में लगा रही है। ये फुल फ्लेज आईपीओ है, मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ देखने को मिल रहा है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो जैसे पहले भी कई कंपनियों के आईपीओ आए हैं, रिसेंटली ही आए हैं। एक स्मार्ट वर्क्स नाम से को वर्किंग स्पेस का आईपीओ आया था। इंडी क्यूब नाम से एक कंपनी का आईपीओ आया था, जिसमें ये कंपनियां क्या करती हैं, जो दूसरी कंपनियां होती हैं बड़ी, जैसे कंपनी आईटी कंपनी हो गई, बीएफएसआई कंपनी हो गई, या फिर दूसरी कंपनी जिनको ऑफिस की ज़रूरत है, राइट, अपने जो वर्कर्स हैं उनको रखने के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ को रखने के लिए, तो ऑफिस को मैनेज करने का काम ये कंपनियां करती हैं, राइट। तो इन्होंने जैसे ऑफिस प्रोवाइड कर दिया किसी कंपनी को, तो वो वहाँ पे आती है, अपने एम्प्लॉयज़ को रखती है और उसका स्पेस का रेंटल या फिर लीज पेमेंट करती रहती है। और पूरा ऑफिस का जो रख रखाव है वो इन कंपनियों के अंडर में रहता है, राइट। इसी तरीके से को वर्किंग स्पेसेस विद इन बहुत सारी कंपनियों की अलग अलग छोटी मोटी कंपनियां होती हैं, वो उसी एक ही छत के नीचे काम करती हैं और उनको पर सीट के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता रहता है। तो ये लीज पर किसी से लेके प्रॉपर्टी और उसको डेवलप करती हैं, फिर पैसा कमाती हैं, रेंटल यील्ड जिसको हम बोलते हैं, राइट, मतलब किराए पे कमाती हैं। इसी तरीके से एक पूरी कंपनी के लिए एक पूरा मैन स्पेस को मैनेज करना, इस मैनेज स्पेस के पैसा कमाना, और एक को वर्किंग स्पेस मतलब बहुत सारी कंपनियों को एक ही ऑफिस के अंदर में से फिर उस तरीके से पैसा कमाना। तो ये दो तरीकों से मेनली पैसा कमाती है। और तीसरा एक तरीके से और कमाती है, दैट इज डिजाइनिंग, राइट, कि किसी को अपना ऑफिस डिजाइन करवाना किसी कंपनी को, तो वो इनको अप्रोच करती है, तो ये उनके लिए उनके हिसाब से ऑफिस वगैरह डिजाइन करके पूरा देते हैं। तो ये भी इनका एक रेवेन्यू का मॉडल है। मेनली इनका जो सबसे बड़ा मॉडल है वो मैनेज्ड स्पेसेस, दैट मीन्स कि अगली कंपनी के ही, मतलब एक ही कंपनी के लिए पूरा का पूरा ऑफिस का मैनेजमेंट देखना, ये इनका सबसे बड़ा मॉडल आज के दिन काम कर रहा है। बाकी दूसरी जो कंपनी है को वर्किंग स्पेसेस की, जैसे स्मार्ट वर्क्स है, ऑफिस है, वो जो है वो मेनली को वर्किंग स्पेसेस में ज़्यादा है, ये मैनेज्ड स्पेसेस में ज़्यादा है आज के दिन। फ्यूचर में हो सकता है उसको वर्किंग स्पेस में भी ये चली जाए। नेक्स्ट, यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है उनका क्या करने वाली है, तो यहाँ पर बेसिक सा रीज़न है, अब इनको पैसों की ज़रूरत है तो क्या करेंगे, जिस टाइप से कंपनी, तो और नए जो है वो ऑफिस वगैरह खोलने की कोशिश करेंगे। उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट की जरूरत है, तो वहाँ पे अपना खर्चा काम में लेने वाले। बाकी इनके ऊपर में जो ऑलरेडी लोन चढ़ गया है, अब ऑफकोर्स सी बात है, लोन लेके ही काम कर रहे हैं, तो उसको भी इन्होंने कम करने की कोशिश करने वाले आईपीओ के ऊपर। सो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी आफ्टर द आईपीओ बढ़ने की ही उम्मीदें हैं। दैट्स नाइस। नेक्स्ट, अब थोड़ा सा कंपनी की आरएक्सपी को भी हम लोग रीड कर लेते हैं। उससे पहले देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में आफ्टर द आईपीओ लगभग 36-37% ही मालिकाना हक इस कंपनी में रह जाने वाला है। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव। 550 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन के ऊपर में ही तक आ पहुंचते पहुंचते ये ऑलरेडी 36% के ऊपर में ही मालिकाना हक रह जाने वाला। तो दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, क्योंकि फिर प्रमोटर्स के लिए इतना बड़ा स्टेक नहीं होता कंपनी में, तो वो इतना मोटिवेटेड नहीं रहते। वो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क फ्यूचर के लिए देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे इसको आज के दिन जो कंपनी को चला रहे हैं उनका नाम है पार्थ निमेश भाई शाह। ये मेनली इस कंपनी को चला रहे हैं, उनके ये प्रमोटर भी हैं, बाकी और भी हैं जो लोग इस कंपनी को चला रहे हैं, जिनका आप लोग नाम पढ़ सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, यहाँ पर ये कुछ जो प्रमोटर ग्रुप के या प्रमोटर्स के अलावा जो शेयर होल्डर्स हैं जो ऑलरेडी इस कंपनी के अंदर में इन्वेस्टेड हैं, उनके नाम भी आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये जो पैसा है सारा का सारा कंपनी के पास में जा रहा है, आईपीओ से जो उठ रहा है, ये लोग भाई लोग जो भी हैं इस कंपनी के इन्वेस्टर्स, ये आज के दिन पैसा मतलब अपने शेयर्स नहीं बेच रहे हैं। कंपनी पे कोई केस वेस आज के दिन नज़र नहीं आ रहा है। इस कंपनी की जो शुरुआत है 2017 के अंदर में एज एल हुई थी, राइट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है, एक लिमिटेड कंपनी होती है, एक एलएलपी होती है। तो ये कंपनीज के अलग अलग फॉर्म होते हैं। तो ये एलएलपी के तरीके से शुरू हुई थी, फिर इसको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट किया गया, फिर इसको लिमिटेड में कन्वर्ट करके अब आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं। ये काफ़ी सारे आप जो इनको माइलस्टोन्स जो हैं इनको आप देख पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कब कौन सा ऑफिस वगैरह जो हुआ है लॉन्च किया हुआ है, तो उसको आराम से आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर कंपनी की कोई होल्डिंग कंपनी आज के दिन नहीं है, जॉइंट वेंचर नहीं है। सब्सिडरीज यहाँ पर जरूर है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इनकी आज के दिन सब्सिडरीज लगभग 2 सब्सिडरीज देखने को मिल रही हैं। नेक्स्ट, एसोसिएट कंपनी भी इनकी देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, एंड बाकी कुछ नहीं है। तो सब्सिडरी हैं, एसोसिएट कंपनीज हैं। अब एसोसिएट कंपनी और सब्सिडरीज में आपको फर्क पता ही होगा। सब्सिडरी जिसके अंदर में कंपनी का 50% ज़्यादा का मालिकाना हक होता है इस कंपनी का उस कंपनी में, और एसोसिएट कंपनी जिसके अंदर में 50% कम का मालिकाना हक होता है इस कंपनी का एसोसिएट कंपनियों में। पार्थ निवेश भाई जी शाह जी जो हैं इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं और वही इसको कंपनी को डायरेक्शंस दे रहे हैं। इनके पास में जो एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर फील्ड का, वो इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बट स्टिल
ठीक ठाक देखने को मिल रहा। नेक्स्ट यहाँ पर इनकी उम्र भी तो ज़्यादा नहीं है खैर, राइट। नेक्स्ट अब यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि उमेश सतीश भाई भी, सतीश कुमार जी हैं, वो भी इस कंपनी को आज के दिन अच्छी खासी डायरेक्शन या फिर इसके अंदर में मतलब मालिकाना हक भी रखते हैं और साथ में इसमें डायरेक्शंस भी दे रहे हैं। उनके पास में अगर हम लोग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो उनके पास में भी ठीक ठाक सा एक्सपीरियंस है, मतलब ज़्यादा एक्सपीरियंस यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिला जैसे कोई 15 साल 20 साल, बट 7 साल भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। अगर आप 7 साल किसी चीज़ को दे चुके हो तो दैट्स इनॉर्मस एक्सपीरियंस, वो भी गर्म खून, नया खून, जवान खून, दैट्स नाइस। नेक्स्ट आज के दिन जो ये लगभग सैलरी उठा रहे हैं पर एनम, वो लगभग 50 मिलियन, 5 करोड़ रुपया सैलरी उठा रहे हैं इस कंपनी से। एंड ये अकेले नहीं उठा रहे, तीनों जो प्रमोटर्स हैं इस कंपनी के, तीनों प्रमोटर्स इस कंपनी से आज के दिन 5-5 करोड़ रुपए की सैलरी उठा रहे हैं। एंड जो मेरे को एक पर्टिकुलरली नेगेटिव पॉइंट इस कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके साथ में लगा कि चलो ठीक है कि आईपीओ को लिस्ट करवाने के 1-1 करोड़ रुपए एक अपने आप को देने वाले हैं एज ए गिफ्ट, कि हाँ ठीक है हमने आईपीओ लिस्ट करवा दिया अपनी कंपनी का, दैट्स ए बिग डील फॉर सो मेनी प्रमोटर्स एंड सो मेनी कंपनी ओनर्स। तो 1-1 करोड़ रुपए अपने आप को देना, बट द पॉइंट इज यहाँ पे जो ये दिख रहा है कि 1% जो है ये अपने आप को नेट इंक्रीमेंटल रेवेन्यू का 1% हर साल देने वाले हैं। मतलब उस साल अगर मान के चलो पिछले साल 100 करोड़ का रेवेन्यू था, इस साल 110 करोड़ का रेवेन्यू इन्होंने पहुंचा दिया, तो ये तीनों जो बंदे हैं तो मेन है प्रमोटर, ये तीनों अपने आप को जो ऊपर का 10 करोड़ है उसका 1-1% खुद को देने वाले हैं। दैट्स काइंड ऑफ नेगेटिव, क्यों? बिकॉज अब मान के चलो कि आपने अगर नेट प्रॉफिट के ऊपर में मान के चलो कि आपने नेट प्रॉफिट में बोलते हो कि जो लास्ट में बचेगा उसके ऊपर में से हम 2-2% खुद को देने वाले हैं, तो वो माना जा सकता है, राइट। अब ये बोल रहे हैं कि हम नेट प्रॉफिट पे नहीं, रेवेन्यू के ऊपर में लेने वाले हैं 1-1%, दैट्स अ ग्रेट डील। क्यों? कोई मान के चलो कि कोई कंपनी उसने 10 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बढ़ाया, बट उस रेवेन्यू के अंदर में से नेट प्रॉफिट पहुंचते पहुंचते 30 लाख रुपए ही पहुंचा, ये तीनों भाई 30 लाख रुपए तो अपने कमीशन ही लेके निकल लेंगे। पॉइंट समझ रहे हो? तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा ज्यादा ही लालच जो है, मतलब एज ए सैलरी लेने की, इस कंपनी को चूसने की जो है प्रमोटर्स कोशिश कर रहे हैं, वो एक यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है। बाकी इनके जो भी अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो जितने भी इनके पास में ऑफिसेज हैं वो सारे के सारे आज के दिन लीज पर देखने को मिल रहे हैं। एंड कंपनी के अंदर में आज 182 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, दैट्स अगेन ग्रेट। एंड यहाँ पर केएमपी है, दैट मीन्स कि जो की मैनेजरियल पीपल है उनके अंदर में भी यहाँ पर एट्रिशन रेट देखने को मिल रही है। ओके, तो मतलब एम्प्लॉयज में तो एट्रिशन रेट होता ही है कि मैनेजरियल पोजीशन पे जो लोग हैं वो भी कंपनी के अंदर में छोड़ के जा रहे हैं, पिछले साल गया है। एंड 13% एम्प्लॉयज़ की एट्रिशन रेट और उससे पिछले साल 52% एट्रिशन रेट थी, दैट्स ह्यूज। 52% मतलब आधे लोग छोड़ के जा रहे हैं, बट इस साल इन्होंने मैनेज किया हुआ, दैट्स ग्रेट। आईपीओ लेके आने के लिए मैनेज किया है, आई डोंट नो। कंपनी का जो लोगो है देव एक्स वो रजिस्टर्ड है आज के दिन। एंड कंपनी का जो एलएलपी वाली जो कंपनी थी पहले जो इन्होंने जिस नाम से खोली थी उसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो उसको अभी चेंज करवाने के प्रोसीजर में चल रहे हैं। टोटल इनके पास में आज के दिन क्लाइंट्स हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं हर साल, दैट्स ग्रेट। मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेज हैं वो इनके जो बढ़ते ही जा रहे हैं, दैट्स अगेन ग्रेट। को वर्किंग स्पेसेज हैं वो भी बढ़ते ही जा रहे हैं, वेरी ग्रेट। नेक्स्ट यहाँ पर नंबर ऑफ जो जो सीट्स हैं, जो कि इनके पास टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका 87% ऑक्यूपेशनल ऑक्यूपेंसी रेट है, दैट्स अगेन वेरी ग्रेट, राइट। एंड इनके पास में सुपर बिल्टअप एरिया है वो 8,35,000 स्क्वायर, मतलब 8 लाख स्क्वायर फीट का एरिया इनके पास में आज के दिन बना हुआ है, जिसको बढ़ाते ही जा रहे हैं, दैट्स अगेन ग्रेट। नेक्स्ट अब यहाँ पे ये आप लोग आराम से पढ़ सकते हैं कि कौन सा जो एरिया है वो लैंडलॉर्ड्स के अंडर में है, कौन सा इन्होंने लीज पर लेके फिर डेवलप किया हुआ है, तो वो इसका आप लोग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर पढ़ सकते हैं। साथ में ही ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट ये इनके ऑफिस स्पेसेस जो इन्होंने डेवलप कर रखे हैं उनकी आप लोग इन्फॉर्मेशन, मतलब फोटोज वगैरह इनको आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, राइट। बड़े ऑफिसेज नहीं देखने को मिल रहे हैं इनकी फोटोज के अंदर में, बड़े ऑफिस नहीं देखने, जैसे हमने कोर वर्किंग स्पेस का जो स्मार्ट वर्क्स का ऑफिस का आईपीओ आया था, इंडी क्यूब का, तो वहाँ पे बड़े बड़े ऑफिस वो डेवलप करते, बट यहाँ पर कोई बड़े ऑफिस डेवलप करते हुए कंपनी का पिक्चर सामने नहीं आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे टॉप टॉप 20 क्लाइंट से इनका 54% रेवेन्यू है, दैट मीन्स कि इनके पास में नंबर ऑफ क्लाइंट्स की जो लिस्ट है काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है, मतलब डिपेंडेंसी ऑन लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स नहीं है। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो की शुरुआत में बता दिया था कि इनका सबसे मेजरली जो रेवेन्यू है वो मैनेज स्पेसेस सर्विसेज से आता है और बाकी डिजाइनिंग से भी आता है, बाकी को वर्किंग स्पेस से बहुत कम आता है, राइट। दैट्स ए काइंड ऑफ नॉट अ नेगेटिव पॉइंट आई विल कॉल, बट स्टिल ए मेजरली जो दूसरी जिनके साथ में कंपेरिजन करने वाले हैं उनका मेजरली रेवेन्यू को वर्किंग स्पेस से आता है।
बट इनका भी ठीक है, मैनेज स्पेसेस भी वही है चीज़। बाकी इनके जो सॉल्यूशंस ये प्रोवाइड करते हैं अपने क्लाइंट्स को, तो ये सारी सर्विसेज अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करते हैं। कोवर्किंग स्पेसेस में ये वाली करते हैं, बाकी ये और एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड करते हैं कोवर्किंग स्पेसेस के अंदर में। तो ये डिज़ाइनिंग की सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, और मैनेज स्पेसेस के अंदर में ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। मैनेज सर्विसेज जैसे मैंने आपको शुरुआत में समझाया था कि क्या होता है। नेक्स्ट, अब कंपनी का अगर हम लोग उसकी बात करते हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में कितना पूरा कंपनी में टोटल मिला के पैसा कितना लगा हुआ है, तो उसकी अगर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे 436 करोड़ रुपीज़ पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, राइट। मिलियंस में डेटा है यहाँ पर, तो यहाँ पे 436 करोड़ रुपीज़ टोटल लगे हुए हैं, जिसमें से इन्वेस्टर्स ने कितना पैसा लगाया हुआ है, तो उसकी अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो ओवर हियर वी कैन सी टोटल इक्विटी इज 54 करोड़। सो इन्वेस्टर्स का पैसा जो है अभी तक जो कमा कमा के कंपनी से इकट्ठा किया या फिर जो इनिशियली लगाया, तो वो 54 करोड़ रुपीज़ ही टोटल इन्होंने इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है इसमें। बाकी सारा पैसा उधारी का लगा हुआ है। यहाँ पे लीज लाइबिलिटी है अच्छी खासी कंपनी के ऊपर में, राइट, जो कंपनी को चुकानी है आने वाले टाइम के अंदर में, अभी नहीं चुकानी है बट आने वाले टाइम के अंदर में चुकानी है, राइट, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो 191 करोड़ रुपीज़ की है, दैट्स अगेन ओके। नेक्स्ट यहाँ पर लोन कितना ले रखा है, तो लोन की यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो बोरोइंग्स इज 98 करोड़ रुपीज़ और बोरोइंग्स है 31 करोड़ रुपीज़, और इसी साल चुकाने, बाकी ये 98 करोड़ रुपीज़ ओवर द टाइम चुकाने। नेक्स्ट, और ठीक है, लीज लाइबिलिटी वी हैव सीन एंड नथिंग मोर, राइट। अब ये पैसा मेनली कहाँ लगा हुआ है, तो ऑफ कोर्स ये बात है, मैंने जो किराए पे ज़मीनें ले रखी हैं कंपनी ने, है ना, कुछ यूज राइट ऑफ यूज ऑफ द एसेट्स, मतलब किराए पे ज़मीन को लेना, लीज पर लेना, तो उसको हम लोग राइट ऑफ यूज एसेट्स के अंदर में डालते हैं। तो यहाँ पर 228 करोड़ मतलब किराए पे लेने के लिए सिक्योरिटी अमाउंट रखा हुआ है, या फिर जो पैसा पे करना है ओवर द फ्यूचर उसके अंदर में पैसा लगा हुआ है। दैट्स अगेन ग्रेट, दैट्स ओके एंड नॉट बिग डील इन दी बैलेंस शीट ओवर हियर। एंड नेक्स्ट यहाँ पर रेवेन्यू की अगर हम लोग बात करते हैं, तो रेवेन्यू इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग 69 करोड़, 108 करोड़, 158 करोड़। एंड यहाँ पर मेजरली जो नेट प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है, यहाँ पर काफ़ी अच्छी खासी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। यहाँ पर टोटल एक्सपेंसेस एंड लास्ट ईयर इन्होंने 4 करोड़ के आसपास में, सॉरी 40 लाख के आसपास में प्रॉफिट कमाया था। इस साल 1 करोड़ 70 लाख रुपए के आसपास में इन्होंने पैसा कमाया है, जबकि मेरे को समझ में नहीं आया कि इनका रेवेन्यू तो बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ा है, लगभग 50% से इंक्रीज हुआ है, बट यहाँ पे नेट प्रॉफिट्स के पास में पहुंचने में इनको कुछ खास मेरे को मतलब दिक्कत, मतलब कुछ प्रॉफिटेबिलिटी दिख नहीं रही है यहाँ पर, क्योंकि सारा का सारा जो खर्चा है कंपनी के रेवेन्यू के साथ में एक्सपेंसेस में चला गया है। और उससे अगर हम पहले भी बात करते हैं तो यहाँ पर वो भी वही चीज़ हुई है। दैट मीन्स की कंपनी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसको मेंटेन नहीं कर रही थी, जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हो जा रहे हैं। अब मेनली इस टाइप की कंपनियों के अंदर में जो मेन क्या होता है कि जो मेन खर्चा होता है वो होता है डेप्रिसिएशन कॉस्ट, या दूसरी होती है फाइनेंस कॉस्ट। अब कंपनी का हम लोग रेवेन्यू के मुकाबले अगर फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन कॉस्ट दोनों को अगर निकाल देते हैं तो भी 100 करोड़ पहुंचता है, फिर भी 170 सॉरी 100 करोड़ के आसपास बचता है, तो सिर्फ स्टिल 78 करोड़ रुपीज़ बच जाते हैं, राइट। तो वो ये खर्चे को अगर निकालने के बाद में मेनली कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी अगर हम लोग ऐसी कंपनियों का चेक करते हैं, बट उसके निकालने के बावजूद भी कंपनी का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से कंपनी नेट प्रॉफिट जारी नहीं कर पा रही है। दो कंपनी कैश में, अब यहाँ पर अगर हम लोग कैश फ्लो की अगर बात करते हैं तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन इज 104 करोड़ रुपया, कैश जनरेटेड फ्रॉम द कैश फ्लो इज 104 करोड़ रुपया। बट द पॉइंट इज कि यहाँ पर 26 करोड़ रुपीज़ अदर लाइबिलिटी सेक्शन से आए हुए हैं। एंड यहाँ पर बाकी अगर जो चीज़ें देखते हैं तो ट्रेड्स पेएबल जो कि इन्होंने पे नहीं किए हैं उसकी वजह से आए हुए हैं, और 8 करोड़ रुपीज़ ये बचे हुए हैं। सो यहाँ पर मेनली देखा जाए तो कंपनी के कैश फ्लो पॉजिटिव है, बट नॉट इन उस हिसाब से पॉजिटिव नहीं है जहाँ से होना चाहिए एक्चुअली इस टाइप की कंपनी के लिए, राइट। मेनली इनका कैश अटका हुआ होना चाहिए डेप्रिसिएशन के अंदर में, और मतलब जो कैश फ्लो है वो अच्छा खासा होना चाहिए इनके पास में, जो भी डेप्रिसिएशन की वजह से आना चाहिए, और इसकी इंटरेस्ट फाइनेंस कॉस्ट की वजह से आना चाहिए, तो वो तो इन्होंने ऐड कर दिया, बट ये चीज़ें और इनके पास में जो मेनली कैश है वो पॉजिटिव सेंस में नहीं आ रहा है। वो थोड़ी सी दिक्कत यहाँ पर अगेन नजर आ रही है देवक्स के साथ में, राइट। तो अब इनको अगर हम लोग कंपेयर करने की एक बार कोशिश करते हैं, उसके बाद में फाइनल एडवाइस पे पहुंचते हैं। तो एडवाइस नहीं, मतलब फाइनल एक इस बेसिस के ऊपर राय थोड़ी सी खुद को देने की कोशिश करते हैं। 1.5 करोड़ रुपया, तो अब यहाँ पे इनसे पी और पीवी रेशियो का कंपेरिजन तो हो नहीं सकता, सीधी सी बात है, बिकॉज कमाई ज़्यादा है नहीं, बिकॉज ऑफिस स्पेसेस की, स्मार्ट वर्क्स की अगर हम लोग इंडी क्यूब की बात करते हैं, इनकी भी पी रेशियो आपको गायब देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज है ही नहीं।
फ्यूचर के अंदर में आएगा जब कंपनी जो आगे डेवलप करती रहेगी, रेवेन्यू फ्यूचर के आने वाले टाइम के अंदर में आ सकता है, कैश अच्छा खासा इनके पास में होता है, तो इनका जो कंपैरिजन मेनली हो सकता है वो एक तो रेवेन्यू मॉडल पे हो सकता है। तो यहाँ पर इसका 1208 करोड़ रुपए का रेवेन्यू है, और अब जो आईपीओ जिसका लेके आई वो उसका 150 करोड़ के आसपास का, 160 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू है। तो इसके मुकाबले इसकी वैल्यू कितनी लगाई है, तो उसकी 550 करोड़ रुपए की वैल्यू लगाई गई है, और इसकी 4000 करोड़ रुपए की वैल्यू चल रही है ऑफिस स्पेस की। स्मार्ट वर्क्स की अगर हम लोग बात करते हैं, इसका भी सिमिलर साइज है 1300 करोड़ का, और यहाँ पर 6000 करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यू नजर आ रही है। तो अब कंपेरेटिवली अगर देखा जाए तो उसका 550 करोड़ और इसका इतना, तो उस सॉरी 150 करोड़, तो 150 करोड़ 1500 करोड़, मतलब 10 गुना अगर हो जाता है, तो उसको 10 गुना वैल्यू यहाँ पर मिलनी चाहिए। उस पर्टिकुलर कंपेरिजन के हिसाब से अगर देखा जाए तो उस कंपनी को, देव एक्सेलरेटर को थोड़ी बहुत वैल्यू यहीं पर मिल सकती है, राइट। बिकॉज 5,500 करोड़, और यहाँ पर जो रेवेन्यू है वो यहाँ पर 1500 करोड़, 1500 करोड़ 1300 करोड़, तो 1300 करोड़ के हिसाब से ओके, तो वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए, एक्चुअली नहीं मिलनी चाहिए। 550 करोड़ को ऑलरेडी उन्होंने ज़्यादा वैल्यू लगा ली है। नेक्स्ट यहाँ पर दूसरी चीज़ कंपैरिजन हो सकता है वो है कैश फ्लो के भी हिसाब से, कि कैश फ्लो कितना कंपनी बचा पा रही है। तो यहाँ पर अगर हम लोग स्मार्ट वर्क्स की बात करते हैं तो ये कैश फ्लो इसका निकल के आ रहा है 929 करोड़ रुपीज़, राइट। तो ये कितना, तो इसका अगर हम लोग चेक करें देवअक्स का, तो वो लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में ही निकाल ले पा रही है, और वो भी पॉजिटिव सेंस में नहीं, अगर कुछ नेगेटिव सेंस हमें नजर आ रहा है। तो मेनली अगर पॉजिटिव सेंस में अगर देखते हैं तो लगभग 70 करोड़ रुपए के आसपास में कमा ले पा रही है, 70 से 60 70 करोड़ के आसपास में। अगर आप लोग कंपेरिजन करेंगे तो वो 1000 करोड़, ये 60 70 करोड़, वैल्यू जो ऑलरेडी लगा दी है 550 करोड़ रुपए की लगा दी है, और अगर हम लोग 10 गुना भी करते हैं स्टिल ये कैश फ्लो के मुकाबले अगेन बैकआउट कर जाती है। तो जो वैल्यू है अगेन देखने को मिल रही है ज़्यादा ऑलरेडी लगा दी गई है। तो कैश फ्लो के हिसाब से वैल्यू ज़्यादा लगी है, रेवेन्यू के हिसाब से भी ऑलरेडी ज़्यादा लग चुकी है, बट द पॉइंट इज ग्रोथ। दूसरा जो मैं धक्का, जो मैंने आपको तीन अभी नेगेटिव पॉइंट्स बताए, एक तो जो प्रमोटर्स हैं वो थोड़ा चूसने की ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं, एक पर जो पेमेंट आ रहा है वो डिजाइनिंग मॉडल से भी 20% या 30% के आसपास में आ रहा है। दूसरा मैनेज स्पेस ज़्यादा है, जो कि इनका थोड़ा सा जो फेमिलियरिटी है बिजनेस के अंदर में, फेमिलियरिटी है बट रेवेन्यू आने के जो रास्ते हैं वो अलग अलग हैं थोड़े से, उसमें कंपैरिजन नहीं। दूसरा, फ्यूचर आउटकम जो हो सकता है जहाँ से रेवेन्यू आना चाहिए वो यहाँ पर थोड़ा कम दिख रहा है, जबकि उनमें जो है ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो उस पर्टिकुलर रीजंस की वजह से इनिशियली हो सकता है कि इस कंपनी को थोड़ा सा पुश मिल जाए आईपीओ के अंदर में लिस्ट होने के बाद में, बट 550 करोड़ रुपए की इन्होंने वैल्यू जो लगा ली है वो काफ़ी अच्छी खासी लगा ली है। ऐसा मेरा पॉइंट राय बन रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में। एक बार थोड़ा सा हम इसका वो भी देख लेते हैं, जो जीएमपी चल रहा है, तो जीएमपी ऑलरेडी डाउनवर्ड चल रहा है, तो पहले अच्छी खासा ऊपर निकला था, फिर आई थिंक इन्वेस्टर्स को समझ में आ रहा है तो ऑलरेडी डाउन जाता जा रहा है। तो आई एम होपिंग कि इसका एट पार या 10% के आसपास का इसका लिस्टिंग होना चाहिए। उसके बाद में इसको अगर पुश किया जाता है तो आई डोंट सी एनी पुश ओवर हियर। बाकी रेवेन्यू अगर फ्यूचर के अंदर में बढ़ता है तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, बट उसके और भी खर्चे बढ़ रहे हैं, तो वो भी एक थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। बट लेट्स सी हाउ मार्केट वैल्यूज दिस। बट कुछ वाइब जो है, जैसे स्मार्ट वर्क्स के अंदर में वाइब अच्छी आई थी, अगर हमारे पुराना वीडियो चेक करते हैं तो वहाँ पे वाइब अच्छी आई थी, तो उसके बाद में कंपनी ने अच्छा परफॉर्म भी किया है। बट इसके साथ वाइब अच्छी नहीं आ रही, आई डोंट नो। अगर आपको आ रही है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार फिर से कंसल्ट कर लें, एक बार फिर से पूछ लें, और उससे पूछने के बाद में अपना पैसे लगाएं, बिकॉज दिस वॉज जस्ट लिमिटेड रिव्यू। आप अपनी राय खुद के हिसाब से बना सकते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। फाइनली